नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 11 अप्रैल 2022 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ कि निम्नांकित पाई चार्ट में 1800 छात्रों का ग्रेड में प्रदर्शन दर्शाया गया है। तो पूछा क्या हमसे, किन दो ग्रेड्स के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या बी और ई के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 54 कम है। तो बी कौन सा है, बी ये वाला है, और ई कौन सा है, ये वाला है। तो इनको मिला के कितना होता है, तो 27 और 8 मेरा होता है 35%। तो इसने क्या पूछा है कि इनसे 54 कम होता है, किन दो का मिला के। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है कि जैसे 1800 दिया हुआ है, तो 1800 किसकी वैल्यू है, 100% की। तो 1800 100% है। तो 18 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 18 की वैल्यू 1% है। अभी इसने बोला 54, तो 54 की वैल्यू कितनी होगी, 3%। मतलब इससे 3% कम कितना होता है मेरा, 32%। तो किन दो को मिला के 32% बनेगा मेरा, जिन दो का भी मिला के 32% बनेगा ना, तो वही मेरा आंसर होगा। तो मैं देख लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ सी और ई। तो 24 और 8 32%। तो सी और ई को मिला के जो आएगा ना, वो मेरा आंसर आएगा, वो होगा 54 कम इनसे, बी और ई से। तो मैं देखता हूँ ऑप्शन में क्या है मेरा, सी और ई कहाँ पे है। तो कौन सा मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को दिया हुआ है कि 52, 71, 43, 22 ए और बी का जो एवरेज है वो 55 है, और 42, 45, 49, 51, 42 सी और डी का जो एवरेज है वो 53 है। तो हमें क्या निकालना है कि ए, बी, सी और डी का जो एवरेज है हमें वो बताना है। तो अभी मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, इनको काउंट करता हूँ पहले। तो कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 और 6। तो मतलब टोटल इनका जोड़ कितना होगा, 55 × 6। तो मेरा कितना होगा, ये होगा 03, मतलब ये होगा 330 मेरा। अगर मैं इनको ऐड करूँ सभी को तो कितना आएगा, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, एक हासिल, 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 4 17 और 2 19। तो मेरा आया 198। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो ये क्या आएगा, मेरा आएगा 2 4 और 1। ये कितना आया, 142। मतलब ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 142। तो ऐसे ही मैं इनको ऐड करूंगा एक बार सभी को। तो इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 2 और 1 3 और 9 12, 12 और 5 17 और 2 19, 9 1 4 और 1 5 और 5 10, 10 और 8 18 और 4 22। तो ये हो गया 229। और ये कितना है, कितनी टर्म है, 53, कितनी टर्म का एवरेज है, 1 2 3 4 5 6 और 7 का। तो टोटल निकालने के लिए इंटू 7 करूंगा मैं। तो 7 21 2 35 और 2 37, ये आ गया 371। और जो ये 5 टर्म थी, ये फर्स्ट वाली 5 टर्म जो भी है, इनका जोड़ कितना था मेरे पास, 229। इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा 229 को, तो ये आएगा 2, ये 4 और ये 1। तो मतलब मेरे पास सी और डी का जोड़ कितना है, 142। अभी मेरे को इस सभी का एवरेज लेना है, ए बी सी और डी का। तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और डिवाइड बाय 4। तो ए प्लस बी कितना, 142, और सी प्लस डी कितना है, 142। तो इन दोनों का ऐड करके कितना आएगा मेरा, 284, और इसको 4 से डिवाइड करना है। तो मेरा कितना आएगा, 4 7 28 और 1। तो इन चारों का एवरेज मेरे पास आया है 71। कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा फिर डीआई से है। इसमें क्या दिया होगी, निम्नांकित बार ग्राफ 5 राज्य ए बी सी डी और ई में युवाओं की कुल संख्या लाखों में और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या लाखों में को दर्शाता है। तो ये वाला क्या दर्शाता है, ये है यूथ, युवा है मतलब ये, और ये है एम्प्लॉयड यूथ, मतलब जिनको रोजगार मिला हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये वाला जो इधर, ये है यूथ, और जिनको रोजगार मिला है वो ये वाला है। मेरे से पूछा क्या है कि विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है। तो मैं चेक करता हूँ स्टार्टिंग से। तो ए में देखता हूँ सबसे पहले, तो युवा कितने हैं मेरे पास, 12, और जिनको रोजगार मिला हुआ वो कितने हैं, 10.5। तो इनका डिफरेंस कितना है, 1.5। और इधर मैं डिफरेंस देखूँ तो कितना है, 1 का। और मैं अगर इधर डिफरेंस देखूँ तो इधर 1.5 का डिफरेंस है, और अगर इधर मैं डिफरेंस देखूँ तो मेरा 2.5 का डिफरेंस आएगा, और इधर मैं देखूँ तो ये 1 का डिफरेंस आया। तो ये किस चीज़ का डिफरेंस आया, ये अनएम्प्लॉयड यूथ का डिफरेंस आया मेरे पास। तो उसने क्या पूछा है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है। तो मेरे को इधर से देख के पता चल रहा है कि जो ये डी वाला है ना स्टेट, इसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, तो मेरे ऑप्शन नंबर 1 में है।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे को दिया हुआ है कि यदि x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू मेरे को बतानी है। तो अगर मेरे को x प्लस 1/x मालूम चल जाए तो ये वाली फॉर्म में आराम से बना लूंगा। तो x मेरे को दिया हुआ है 4 प्लस रूट 15, अगर मैं 1/x निकालूँ इधर से तो कितना आएगा 1/4 प्लस रूट 15, और अगर मैं इसको रेशनलाइज करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 4 माइनस रूट 15 सोल्व करके। तो अगर सिंपली मेरे को अब क्या करना है तो x प्लस 1/x निकालना है मेरे को। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है 4 प्लस रूट 15, और 1/x क्या है मेरा प्लस में 4 माइनस रूट 15। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो रूट 15 से रूट 15 कट होगा तो क्या आएगा मेरा इक्वल टू 8। तो अब सिंपली मेरे को इसका स्क्वायर करना है तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस 1/x, तो उससे वो कट जाएगा तो इजिकल टू कितना आएगा 64। तो 2 इधर जाके माइनस होगा इसमें से तो कितना आएगा, ये आएगा 62। तो कौन सा ऑप्शन है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे को बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, तो मतलब 18% का कोई लॉस है उस पर बेचा कोई भी वस्तु। यदि वही से 960 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 12% का प्रॉफिट होता है। तो ये 12 है, तो ये बोल रहा है कि 960 अधिक में, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब पहले इतने में बेचता था फिर इतने में, तो डिफरेंस कितना है इनका 30% के इक्वल है। और क्वेश्चन में उसकी 30% की वैल्यू कितनी दी हुई है इज इक्वल टू 960। तो अगर मेरे को 1% निकालना हो तो इससे 0 से 0 कट होगी, तो 1% इक्वल टू 32, और अगर 100% निकालना हो तो 2 0 इधर लगाऊंगा तो 2 0 इधर। तो सीपी मेरा क्या है 3200 रुपये। अभी वो बोल रहा है कि यदि वस्तु 3840 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 3200 रुपये की चीज अगर 3840 में अगर मैं बेचता हूँ तो कितने का प्रॉफिट होगा मेरे को 640 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये बताना है कि 640 3200 का कितना परसेंट है। तो अगर मैं 3200 का 10% निकालूं तो ये कितना आ गया, इधर पॉइंट लगाऊंगा तो 320, तो इसका 320 का डबल है तो ये कितना आ जाएगा तो 20% आ जाएगा। तो प्रॉफिट मेरा कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा मेरा 20%। तो देख लेता हूँ ऑप्शन कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे को दिया हुआ है कि ट्रायंगल LMN में एंगल L और एंगल N के समद्वि विभाजक 112 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। एंगल M का माप डिग्री में क्या है। तो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले, तो LMN, तो ये मेरा L पॉइंट है, ये मेरा M पॉइंट है और ये मेरा N पॉइंट है। तो अभी क्या दिया हुआ कि एंगल L इसका समद्वि विभाजक और एंगल N इसका समद्वि विभाजक कहाँ पे मिलते हैं, जो ये एंगल बनाते हैं ये 112 डिग्री है, इसको मैं बिंदु O मान लेता हूँ। इस कंडीशन में क्या होता है कि LON मतलब 112 डिग्री की वैल्यू होगी मेरे पास 90 प्लस एंगल M डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं इसको 90 को इधर लेके जाऊंगा तो ये मेरा कितना आएगा 22 इज इक्वल टू एंगल M/2, एंगल M/2 हो जाएगा। तो इधर से अगर मैं एंगल M निकालूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा 44 डिग्री। तो वही मेरे से पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर 3 44 डिग्री। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे को दिया हुआ है कि एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। तो शांत जल में जो चाल है उसको मैं x मान लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया मेरा। तो वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, धारा की दिशा में 44 किलोमीटर तो 44 अपॉन x प्लस वाई। तो y मेरी क्या है धारा की चाल है प्लस, और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर तो 35 बटे x माइनस वाई। तो टाइम कितना दिया हुआ उसने कि 9 घंटे में कवर करता है। तो उसने मेरे से पूछा क्या है, वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर 33 अपॉन x प्लस वाई प्लस धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लेगा। 28 किलोमीटर जो है वो धारा की विपरीत दिशा में। तो अभी उसने मेरे से टाइम पूछा है कि इतना कितना टाइम आएगा। तो इधर मेरे को 9 दिया हुआ है x की वैल्यू, तो अगर मेरे को y की वैल्यू पता चल जाए तो मैं आंसर निकाल सकता हूँ अपना। तो इधर देखो, इधर मेरे को 44 है, इधर 33, तो क्या हो सकता है, मतलब इधर मेरा 11 या उसका कोई मल्टीपल होना चाहिए कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उससे। अगर मैं y की वैल्यू 2 रख देता हूँ एक बार इधर तो मेरा 11 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 4 घंटे। तो इधर 9 है और इधर 2 है तो ये 7 बचेगा, तो 7 पंजे 35, तो 4 और 5 9, तो ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई। इसका मतलब y की वैल्यू है मेरी 2। तो इस इक्वेशन में रख दूंगा अभी मैं, तो 11 इधर रखूंगा और इधर 7 रखूंगा। तो यह कितना आएगा 3 घंटे और ये कितना आएगा 4 घंटे। तो टोटल मिला के कितने होंगे
तो टोटल मिला के मेरे होंगे 7 घंटे। तो मेरा आंसर आया 7 घंटे में। तो ऑप्शन कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे को दिया हुआ है कि ट्रायंगल ACD में क्रमशः भुजा AC और AD पर दो बिंदु B और E इस प्रकार है कि BE CD के समानांतर है। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ACD। तो ये मेरी ट्रायंगल होगी। तो ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। अभी कौन कौन सी भुजा भी उसने बिंदु दिए हुए कि AC और AD। इस पे AC और ये AD, इन दोनों पे, इस पे B है और इस पे E है। तो ये B पॉइंट है मेरा, ये E पॉइंट है। तो BE को मैंने मिला दिया। तो अभी क्या बताया कि BE CD के पैरेलल है। तो CD कितनी दी हुई है मेरे को? CD 9 सेंटीमीटर दी हुई है और BE मेरे को दी हुई है 6 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ED इज इक्वल टू ये वाली 2 सेंटीमीटर और AE ये वाली भुजा और BC ये वाली भुजा, इनका माप हमें ज्ञात करना है। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ y। तो इस कंडीशन में क्या होता था अगर ये इसके पैरेलल होगी? तो ये ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACD सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मेरा क्या होगा? तो AB बटे AC इज इक्वल टू होगा BE बटे CD। तो इसको सिंपली अभी इसमें वैल्यू पुट करनी है। AB की वैल्यू मेरी कितनी है? 5 और AC की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस y। तो किसके इक्वल है ये? 6/9 के। तो अभी कट करो इसको। तो 3 दूनी 6, 3 3 9 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा? 15 इक्वल टू 10 प्लस 2y और इधर से इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये मेरा 5 इज इक्वल टू 2y। तो इधर से y की वैल्यू मेरी कितनी आई? y की वैल्यू आई मेरी 2.5। तो एक बार ऑप्शन देखता हूँ। तो y की वैल्यू 2.5 कौन से ऑप्शन में है? तो इसी एक ही ऑप्शन में है 2.5। तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, यहीं पे अपना आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कौन सा आंसर है मेरा? आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे को दिया हुआ है कि कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी हुई है और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो ऐसे बनेगा। तो पतंग मेरी इधर है, यहाँ पे उड़ रही है जमीन से और ये पतंग की डोरी है ये इधर वाली और ये जमीन है इधर। तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है बोल रहा है इसमें। और ये जमीन से इसकी हाइट पतंग की कितनी है? 90 मीटर। तो मेरे को पता अगर ये 30 डिग्री होता है तो ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये √3। तो उसने मेरे से पूछा है कि डोरी की लंबाई। तो डोरी ये वाली है तो एक की वैल्यू कितनी है? 90। तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 180। तो डोरी मेरी 180 मीटर लंबी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे को दिया हुआ है कि नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे ना तो सबसे पहले मेरे को 100 लिखना है और फिर क्या देखना है कि कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे मेरे को कमी दी हुई है 15%। तो 15% कम करके मैं लिख लेता हूँ 85। तो 85 आएगा। तो अभी क्या क्या दिया हुआ है? 272 रुपये और 2 किलोग्राम। तो इनको डाटा को लिखना कैसे है? तो सबसे पहले जो परसेंटेज की इतने % कमी या इतनी % की बढ़ोतरी वो मेरे को लिख लेनी है सबसे पहले। तो मैं 15 लिख लेता हूँ इंटू, तो गुना करना है मेरे को, फिर मेरे को जो रुपए दिए हुए हैं वो, तो इंटू 272 और अपॉन में इसमें क्या लिखना है मेरे को? मात्रा, जो भी सामान खरीदा गया उसकी मात्रा। तो यहाँ पे कितना खरीदा गया? 2 किलो। तो इंटू 2। तो अभी उसने पूछा क्या वो देखूंगा अभी मैं। तो यहाँ पे मेरे को उसने पूछा कि नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है। तो क्या दिया हुआ है कि कमी, जो कम होने के बाद जो कीमत आई है वो मेरे को बतानी है। तो एक तो मेरे पास है 100 और एक मेरे पास 85। तो दोनों में से मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि ये कम आए? तो अगर मैं इधर अपॉन में ज्यादा रखूंगा तो ये वैल्यू कम आएगी। अगर कुछ ऐसा कंडीशन होती कि बड़ी हुई चीज हमें निकालनी होती तो हम कम वाली नीचे रख देते हैं। अब सिंपली क्या करना है, इसको मेरे को सोल्व करना है। तो सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? तो 5 से कट करूंगा, 5 × 15 और ये आएगा 20। तो 4 से कट करूंगा इसको, तो 4 से कट करूंगा तो 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32। तो ये कितना आ गया? ये 10 बच गया और ये 2 कट गया। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 × 8 = 24, 4 2, 3 × 6 = 18 और 2 20। तो यहाँ पे नीचे एक 10 था उसके नाम का पॉइंट मैंने इधर लगा दिया। तो मेरा कितना आया? 20.4। तो वो घटी हुई नमक की कीमत है 20 रुपये 40 पैसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 1। चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे को दिया हुआ है कि यदि 8:20 का तृतीय अनुपाती P है तो तृतीय अनुपाती क्या होता है? B²/A। तो इसमें B क्या है? 20। तो 20 × 20 और A मेरा कितना है? 8। तो इसको कट करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये 2 से कट होगा तो 10 आएगा। तो ये आ गया 50। तो किसकी वैल्यू है? ये मेरी P की वैल्यू है, ये 50।
तो अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती क्यू है। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, BC/A। तो इसमें B और C क्या है, 5 और 24, तो 5 × 24 और डिवाइड बाई A क्या है मेरा, A 3 है, तो इंटू 3, तो 3 × 8 24, तो कितना आ गया 40। तो ये केस की वैल्यू दी हुई मेरे को इज इक्वल टू Q। तो अभी मेरे को P और Q पता चल गई। तो पूछा क्या उसने, 2P + Q, तो P का डबल, तो ये कितना हो गया 100 और प्लस में Q 40, तो कितना आ गया 140। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे को दिया हुआ कि एक राशि उधार ली गई और ₹980 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार ली गई राशि रुपए में निकटतम दहाई में कितनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले मेरे को रेट देखना है, कितना है 4%। तो 4% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/25। मतलब अगर 25 रुपये मेरा धन था तो 1 रुपये उस पर इंटरेस्ट लगा, तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट लगने के बाद 26। और 26 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 980, तो 980 दी हुई है। तो मेरे से उसने पूछा है कि कितनी राशि उसने उधार ली हुई थी, तो मेरे को 25 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इंटू 25 और डिवाइड बाई 6। तो इसको मैं कट करूँगा, तो 2 से कट हो गए 13, ये 2 से कट होगा 2 चौक 8, 2 नीम 18, 0। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0, 25 नीम 225, 5 22, 100 और 22, तो ये 122 और डिवाइड बाई 13। तो इसको मैं कट करूंगा तो 13 नीम 117, ये आएगा 55, 13 चौक 52, 30, तो 13 दूनी 26। तो मेरे पास कितना आया 942। तो लेकिन वो बोल रहा है कि 2 समान वार्षिक किस्तों में, तो एक तो ये वाली आएगी, तो एक और जो आएगी वो इससे कम होगी जरा सी। तो अगर मैं इसको ही अगर डबल करके देखूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4, 8 और 18। तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो इससे कम आएगा, इससे ऊपर कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं एक बार ऑप्शन देखता हूँ, तो ये कितना है 1850 है, इधर 1960, तो ये आंसर नहीं हो सकता मेरा। ये 1760 है और ये 2050, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये जो 1884 रुपये है ना, इससे जरा सा कम आएगा, ज्यादा कम नहीं होगा। तो इससे जरा सा कम कौन सा है मेरे पास, 1850 दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर 1। तो फिर भी मेरे को पता ना चले ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा फिर, 942 इंटू 25/26। तो एक बार मैं इसको कट करूंगा, फिर 2 से 13 आएगा, ये कितना आएगा 2 चौके 8, 2 से 14, 2 एकम 2। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 25 से, तो 25 एकम 25, 5 2 25, 175 और 2 177, तो ये 7 आएगा, 17 बचेगा, तो ये कितना होगा 117 आएगा। तो इसको 13 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 13 निमा 117, तो नहीं जाएगी तो 0, और 13 6 78, तो 6 ले लेता हूँ इसके आसपास। तो 906 और 942 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा कितना आएगा, ये मेरा आएगा 1848। तो किसके लगभग बराबर आया है, तो मेरा आया 1850 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फिर से मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। तो वो चीज मैंने यहाँ से पहले भी पता कर ली थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में मेरे को दिया हुआ कि 2 वृत्त एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। तो 2 सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जो आपस में टच करते हैं बाह्य रूप से। तो ये पॉइंट जो है इधर, ये वाला पॉइंट, ये मेरा टी है। RS एक ऐसी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को बिंदु P और Q पर स्पर्श करती है। तो एक ऐसी स्पर्श रेखा खींच लेता हूँ जो दोनों को टच करेगी। तो ये क्या है, R और S। ये R और S है, कहाँ कहाँ पे टच करती है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, इस पे टच करती है। तो मेरे को क्या दिया होगी, एंगल TPQ, एंगल TP और Q। तो ये वाला एंगल मेरे को दिया हुआ है 42 डिग्री। तो पूछा क्या मेरे से कि एंगल PQT का माप, एंगल PQ और T, तो ये एंगल मेरे से पूछा हुआ है। तो अगर मैं इसको मिला लेता हूँ इधर बीच में, तो ये क्या होगा, तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ये मान लेता हूँ कोई भी पॉइंट है A, तो PA और AT इक्वल होंगे और AQ और AT इक्वल होंगे, तो ये तीनों आपस में भी इक्वल होंगे। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन बनेगी ना, तो ये एंगल मेरे को पता है कि ये 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है, ये 42 है, तो ये एंगल कितना आएगा मेरा 48 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर 1 है। तो अगर इससे भी मेरे को पता ना चले, तो अगर ये और ये इक्वल है तो ये एंगल भी 42 होगा, और ये इक्वल है, तो दोनों को मैं थीटा मान लेता हूँ। तो ये थीटा और थीटा है। तो इस पूरी ट्रायंगल के एंगल अगर मैं जोड़ूं तो कितना होगा, 42 और 42 कितना होगा 84 और प्लस 2 थीटा, तो किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 2 थीटा मेरा कितने के इक्वल आएगा, तो मेरा आएगा 96 के इक्वल। तो थीटा इधर से क्या निकल के आएगा 48 डिग्री। तो वही है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे को दिया होगा कि सीकेंट ए इज इक्वल टू 17/8। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले तो इधर मैं ले लेता हूँ ए, तो मेरा एंगल ए है इधर। तो अभी उसने दिया है सीकेंट ए इज इक्वल टू 17/18, 17/18 होगा। तो इधर ये कितना आएगा 15 ट्रिपलेट से, तो ए 90 डिग्री से कम है। ठीक है, ये कम है। तो निम्नलिखित का मान क्या है, तो मेरे को निकालना 34 साइन ए। 34 इंटू साइन ए, इसमें से क्या आएगा 15/17, 15/17 प्लस 15 इंटू कोट ए। तो कोट ए मेरा कितना होगा 8/15 और डिवाइड बाय, तो कितना होगा 68 इंटू कोस ए। तो कोस ए इसमें से क्या आएगा मेरा 8/17, तो ये हो गया 8/17 माइनस 16 इंटू 10 ए। इसमें 10 कितना है 15/8, तो 15/8 लिख लिया मैंने। अब इसको सिंपली सोल्व करना है। तो ये कितना होगा 17 दूनी 34, और ये 15 से 15 कट होगा, ये होगा 17 चौक 68, और ये होगा 8 दूनी 16। तो इधर ऊपर क्या आया सोल्व करके 15 दूनी 30 और 8 38, ये आया मेरा 38, और नीचे क्या आया तो 8 चौक 32 और माइनस 30, तो नीचे आया कितना आया 2। तो कट करके कितना आएगा मेरे पास आएगा 19। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आई इस फंक्शन की 19। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे को दिया होगी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका डायमीटर बना लेता हूँ ए बी। तो ये डायमीटर है इसका ए और बी, और ये पॉइंट है मेरा ओ सेंटर। सी और डी दो ऐसे बिंदु हैं जो ए बी के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर इस तरह है कि सी ए बी इज इक्वल टू 42 डिग्री। तो सी ए बी, तो सी मैं इधर ले लेता हूँ, इसको मिला लेता हूँ। तो ये एंगल मेरा जो आया ये है मेरा 42 डिग्री सी ए बी, और ए बी डी, तो ये ए बी डी, तो डी मेरा इधर आएगा डी पॉइंट, इसको मैंने मिला दिया बी को डी से। एंगल कितना दिया हुआ है 57 डिग्री। अभी उसने क्या पूछा है कि एंगल सी ए डी, तो इसको मिला लेता हूँ। और एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी कौन सा है सी बी और डी, ये वाला एंगल सी बी डी, ये पूरा, ये मापों में क्या अंतर है। तो मतलब ये क्वेश्चन मेरे को गलत दिया हुआ है, अंतर नहीं, उसको पूछना चाहिए था कि एंगल सी ए डी, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, इनका मेजरमेंट कितना है ये पूछना चाहिए था। अगर इनका पूरा मेजरमेंट मेरे को निकालना है तो ये 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवर्त में बना कौन 90 डिग्री, तो ऐसे ये भी 90 डिग्री। अगर ये 90 है ये 57 है, तो ये मेरा कितना आएगा, ये मेरा आएगा 33 डिग्री, और ये 90 है ये 42 है, तो ये मेरा 48 डिग्री आएगा। तो इन दोनों का ऐड करके कितना आएगा, ये मेरा आएगा 75 डिग्री ये वाला एंगल, और इन दोनों का ऐड करके कितना आएगा मेरा ये 5, और ये आएगा 105 डिग्री। तो ये 105 और 75 आया। तो पहले उसने कौन सा दिया हुआ सी ए डी, तो सी ए डी तो 75 और फिर है 105, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा मेरा, ऑप्शन नंबर 2। बस क्वेश्चन में यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है कि इनके माप में क्या अंतर है, तो उसको अंतर नहीं, इन एंगल की वैल्यू ही पूछनी चाहिए थी। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे को दिया हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25 ये दिया हुआ है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0.52 दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान बताओ। यदि ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है, तो मतलब जो वैल्यू मेरी आएगी ए प्लस बी प्लस सी की वो माइनस में आएगी। तो जो प्लस वाले ऑप्शन है ये तो मेरे आंसर हो नहीं सकते, तो ये दोनों में से मेरा कोई एक आंसर होगा। तो चलिए अभी देखते हैं। इधर मेरे को क्या दिया हुआ कि मेरे को 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, और मेरे पास इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन है मेरे पास 2। तो एक वेरिएबल को मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, तो इसको मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो ये कट हो जाएगा इधर से, तो ये कट होगा और ये कट होगा। तो अभी मेरे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25, और ए भी मेरे पास कितना बच गया 0.52। तो इधर से जो मेरा निकालना था, तो ये इसमें से भी सी कट होगा, तो क्या बचेगा ए प्लस बी। तो अभी ए प्लस बी की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो अगर मैं इधर सिंपली इसका स्क्वायर कर देता हूँ एक बार, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 6.25 प्लस, और इसका डबल तो ये आ जाएगा 1.04। अगर मैं ये दोनों का ऐड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.29 और इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इधर से ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी मेरी निकल के, ए प्लस बी की वैल्यू आएगी मेरी प्लस माइनस 2.7। तो प्लस वाला तो मेरे को लेना नहीं, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2.7। तो मेरा कौन सा ऑप्शन है, मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचता है।
तो हमें क्या करना है, इसमें से 6 शेषफल बचेगा ना, तो 6 पहले ही माइनस करूंगा इसमें से, हर एक में से मैं, और फिर जो भी संख्याएं आएंगी ना उसका HCF मेरे को निकालना है। अगर इधर मैं 6 माइनस करता हूँ तो ये कितना बचेगा 150, और इसमें से माइनस करूंगा तो ये 175, और अगर इसमें से 6 माइनस करूंगा तो ये 325, और इनका HCF कितना है देखने से ही मालूम चल रहा है मेरे को, इनका HCF है 25। तो कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे को दिया हुआ है कि एक कार्य को 48 डेज में करता है, तो ऐसे लिख लेता हूँ, एक काम को 48 डेज में करता है, बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ये लिख लेता हूँ, बी 60 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 25% कितने दिनों में, मतलब दिनों और घंटों में पूरा करेगा। तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ 240। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 5। तो दोनों ने कितने दिनों तक काम किया है, 12 दिनों तक। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 9, तो 12 दिन में कितना करेंगे 108। तो इसमें से मेरे को माइनस करना है, ये 2, ये 3 और ये 1। तो अभी काम कितना बची है मेरे पास 132। तो पूछ क्या रहा है कि बी शेष कार्य का 25%, तो 25% क्या होता है 1/4, तो इसका 1/4 काम। तो क्या बोल रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी थी 4, तो इंटू 4, तो इसको सोल्व करना है। तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो कितना है 33/4। तो अभी कितना हो गया 4 8 32 और 1/4, तो मतलब 8 दिन, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। तो घंटे बनाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 6 24, मतलब ये मेरा आ गया 8 दिन और 6 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, इसमें ऑप्शन नंबर है 8 दिन और 6 घंटे, ये वाला फोर्थ ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 मेरा DI से है, कोई पाई चार्ट दिए हुए हैं वर्ष 2019 और 2020। ये कौन सा है 2019 का पाई चार्ट है और ये 2020 का पाई चार्ट है। कुछ डाटा दिया हुआ है, अभी क्या बोला है उसने 2019 में और 2020 में छात्रों की कुल संख्या 2000 और 2400 है, मतलब इसके अंदर जो छात्र हैं वो 2000 हैं और इसके अंदर जो है वो 2400 हैं। तो उसने मेरे से पूछा क्या है कि 2019 की तुलना में 2020 में इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है, दशमलव के 2 स्थानों तक सही। मतलब इसमें हमें परसेंटेज निकालने हैं, तो एक बार मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। ये पहले लिख लेता हूँ 2019 और 2020। तो इधर कितने छात्र थे 20 और 24, तो मैं 2 0 हटा के लिख लेता हूँ। इधर कितना आएगा 20 और इधर मेरा आएगा 24। तो अभी क्या देख लेता हूँ मैं, इंजीनियरिंग कौन सा है 2019 में कितने परसेंट है 13%, तो इंटू 13, और 2020 में कितना है 12%, तो इंटू 12। तो अभी इसको कट करेंगे तो कितने पे कट होगा 5 पे, तो 4 पंजे 20 और ये होगा 4 तिया 12, तो कितना आ गया 13 पंजे 65 और इधर कितना है 72। तो अभी उसने बोला कि 2019 की तुलना में 2020 में प्रतिशत कमी हुई है वृद्धि, तो ये पता चला हमें ज्यादा है तो वृद्धि हुई है, तो 65 से 72 हो गया। तो कितने की बढ़ोतरी हुई 7 की, कितने के ऊपर 65 के ऊपर। तो परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 पे कटेगा, ये 13 और इससे कट करूंगा तो ये 20, तो मेरा कितना आ गया 140 डिवाइड बाय 13। तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरा 13 एकम 13, तो 0 नहीं जाएगा, तो कितना 100 बचा, तो पॉइंट, तो मेरा आएगा 13 7 91, तो मेरा कितना आया 10.7। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये मेरा ऑप्शन है 10.7, तो ये मेरा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में मेरे को दिया हुआ है कि छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी है। छिन्नक क्या होता है फ्रस्ट्रम, मतलब एक जो बाल्टी की शेप होती है ना उसको ही हम छिन्नक बोलते हैं। अभी क्या दिया हुआ है कि इसने 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी है। तो सबसे पहले मैं एक छिन्नक ड्रॉ कर लेता हूँ, बाल्टी की शेप में रहेगा ऐसे करके, इधर मतलब ऊपर से इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो ज्यादा रहेगी और नीचे से कम। तो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक जो हाइट उसने दी है ये 35 सेंटीमीटर है, और इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, मतलब ये उसने दी है 12 और ये मेरे को दी हुई है 18। यदि इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्राम में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो एक बेलनाकार ड्राम है तो वो भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ऐसे करके ऐसे बनेगा, तो ये उसकी हाइट रहेगी और ये उसकी रेडियस रहेगी। तो रेडियस कितनी दी हुई है मेरे को, रेडियस दी हुई है 20 और इसकी हाइट को मान लेता हूँ h। तो इसका जो पानी था ना वो इसमें डाल दिया और इसकी हाइट मेरे को बतानी है, रेडियस मेरे को दी हुई है, तो मतलब इसका जो वॉल्यूम था पानी का इसमें डालने के बाद भी वॉल्यूम वही रहेगा। तो दोनों के वॉल्यूम को मेरे को कंपेयर करना है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 × पाई, इधर होता है r² h, तो r इधर 2 r है
तो उसको क्या लिखूंगा, कैपिटल R का स्क्वायर ये कितना आएगा 324 और प्लस 12 का स्क्वायर ये कितना आएगा 144 और प्लस R इंटू आर तो 18 इंटू 12 कितना होता है मेरा 216 और इंटू H तो H कितना है इधर 35 दिया हुआ मेरे को, तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस बेलन के जो वॉल्यूम रहेगा उसके इक्वल होगा। तो ये क्या आएगा पाई R स्क्वायर H, तो R कितना है इधर 20 इंटू 20 और H मेरे को निकालना है। तो इधर से अगर मैं कट करूं तो पाई से पाई कट होगा, और अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो 6 और 4 10 और 4 14 और 4 ऐसे लगा 1 तो 2 और 4 6 और 2 8 है, तो 3 और 1 4 और 2 6 684 डिवाइड बाई 3 इंटू 35 और इस 20 को भी मैं नीचे लेके आ जाता हूँ तो 20 इंटू 20 ये H की वैल्यू आ जाएगी। अभी इसको मेरे को कट करना है तो 3 से कट करूंगा इसको तो ये आएगा 3 दूनी 6 तो 3 दूनी 6 और 3 अठे 24। अभी इसको मैं 4 से कट करूंगा तो ये कट करूंगा तो इधर 10 और 10 बचेगा मेरा, तो इसको 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, तो इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरा कितना आएगा 57 इंटू 35। इसको मल्टीप्लाई करना है तो 7 पंजे 35 और 5 दिया 15, तो ये 5 5 25 और 7 दिया 21। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 5 और ये 9 एक पॉइंट आएगा इधर 0.95 किस ऑप्शन के लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर 3 के लास्ट में है, तो कौन सा आंसर होगा इसका, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में मेरे को हिस्टोग्राम में कुछ डाटा दिया हुआ है कि एक एथलेटिक टीम में 100 छात्रों की लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है। क्या प्रश्न पूछा उसने मेरे से कि 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या को 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, दशमलव के एक स्थान तक सही। तो 170 सेंटीमीटर से कम कितना है, तो 170 कहाँ है ये, तो इससे कम कितने रहेंगे इधर वाले जो भी हैं, तो ये कितना होगा 20 और 10 30 और 8 38, तो मेरा कितना आया 38, जो 170 सेंटीमीटर से कम थे वो 38 आए हैं। अभी 160 सेंटीमीटर से अधिक, तो 160 सेंटीमीटर से अधिक कितने होंगे, तो इधर से 160 मतलब इधर से आगे जो भी रहेंगे वो, तो इससे पीछे कितने हैं, इससे पीछे हैं 12 और 6 18, तो टोटल कितने थे 100 थे मेरे पास, तो 18 पीछे हैं, तो बचे कितने 82 बचे हैं मेरे। तो अभी क्या बताना है मेरे को कि 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या को 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। तो मेरे को क्या निकालना है 38 डिवाइड बाई 82 इंटू 100 परसेंटेज निकालना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से कट होगा तो 19, तो मेरा आएगा 41। तो अभी मेरे को सिंपली इसको डिवाइड करना है, तो 1900 को मेरे को डिवाइड करना है 41 से, तो ये कितने पे जाएगा, तो ये मेरा जाएगा 4 पे, तो ये 4 और ये 16 164 है, तो ये 6 है या 2 और 0 260 है। अभी ये कितने पे जाएगा, अभी ये जाएगा 6 पे, तो मेरा 6 पे जाएगा, 6 कम 6 6 चौक 24, तो कितना बचा 4 और 1 और 0, तो अभी पॉइंट आएगा। अभी कितने पे जाएगा 3 पे, तो कितना है 46.3, तो ऑप्शन मेरा कौन सा है, अभी एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ मैं, 46.3 आया था ना मेरा, हाँ तो ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में मेरे को दिया हुआ है कि यदि tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan a माइनस 63 = 0 है और एंगल की वैल्यू है वो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम है, तो मेरे से क्या पूछा है कि 2 sin a प्लस 5 cos a की वैल्यू मेरे से पूछी हुई है। तो इसको मैं tan a को मैं x मान लेता हूँ, तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 = 0। तो क्वाड्रेटिक को सोल्व जल्दी करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 63 को दो जोड़े बनाने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई तो 63 है और उनका जोड़ा है +2, तो क्या आ गए मेरे दो जोड़े, तो 9 और 7। तो अभी मेरे को प्लस का लेना पड़ेगा क्योंकि +2 आना चाहिए इधर, और ये माइनस, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -63 आएगा। तो इधर x स्क्वायर के साथ क्या कोएफिशिएंट है 1 है, तो 1 से मैं डिवाइड करूंगा दोनों को और साइन चेंज हो जाएगा जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो एक x की वैल्यू मेरे पास आई -9 और एक x की वैल्यू आई मेरे पास आई 7। तो x ही क्या था मेरा, ये x ही मेरा tan a था, तो tan a = 7 है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं मैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 7 होगा मेरा, ये 1 होगा, तो ये कितना आएगा, तो मेरा √50 आ जाएगा। तो इधर से ये वैल्यू उठा के मैं इसमें रखूंगा, मैं इसको मान लेता हूँ ये a था मेरा इधर, तो इसको मैं इसमें वैल्यू रखूंगा, तो 2 इंटू sin a क्या आएगा इधर से, तो 7/√50 प्लस 5 इंटू और से क्या होगा मेरा 1/√50। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये 7 दूनी 14 और 5 19, तो मेरा आएगा 90 /√50। ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे को दिया हुआ है कि एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि
कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। कच्चे माल, तो कच्चा माल पहले कितना था, 100 था, फिर उसमें बढ़ोतरी होगी, कितना हो गया वो 125 हो गया। तो ये मेरा क्या है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है मेरा। तो अभी क्या दिया होगी, और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। तो मतलब उसने दिया होगी पहले 30% उसका लेबर कॉस्ट थी, तो इसकी लेबर कॉस्ट पहले कितनी थी 30, और फिर बाद में कितनी होगी, बढ़ने के बाद वो 38% होगी। अगर मैं इसका 38% निकालूं तो इसका 38% कितना होगा मेरा 125 इंटू 38 और डिवाइड बाय 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये कितने पे कट होगा, 2 पे, तो ये आएगा 19। तो मेरा आ गया 95 डिवाइड बाई 2, तो मेरा आया 47.5। तो ये कितना आया 47.5, इसका 38 डिग्री। अगर मैं दोनों को अभी ऐड करूं तो पहले कितना खर्चा होता था मेरा टोटल मिला के, ये खर्चा जो रॉ मटेरियल और लेबर का जो कॉस्ट है वो मिला के ही खर्चा बनेगा, तो 130 होता था। फिर कितना होने लग गया, ये दोनों का ऐड करके, तो ये 0.5, ये आएगा 2, ये आएगा 12 4 16 और 1 17, तो 130 था, 130 से वो 172 रुपये 50 पैसे हो गया। अब ये बोल रहा है कि मेरे को इतना ही खर्चा करना है, तो इसको कितना कम करना पड़ेगा, तो इधर से मेरे को इधर लेके आना है, ये यहाँ पे, तो कितना कम करना पड़ेगा मेरे को 42.5 कम करना पड़ेगा। कितने पे कम करना पड़ेगा, 172.5 पे कम करना पड़ेगा। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इस पॉइंट से ये पॉइंट कट हो जाएगा, तो इसको मैं पहले 5 से कट कर लेता हूँ। तो 5 8 40 और 5 5 25, 5 3 15, 5 और 20 और 5 5 25, फिर 5 से कट होगा तो ये आएगा 17, और ये 5 से कट हो गया आएगा कितना 5 36 और 5 9 45, तो ये मेरा कितना आ गया 1700 और डिवाइड बाय 69। 1700 को डिवाइड करना है मेरे को 69 से, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा मेरा 2 पे। तो 2 पहले एक बार ऑप्शन में देखता हूँ, अच्छा 3 ऑप्शन के आगे 2 है, तो 2 पे जाएगा तो 2 9 18, 1 2 6 12 और 1 13, 138, तो ये आएगा 2, ये आएगा 3 0। अब कितने पे जाएगा, अब ये मेरा जाएगा 5 4 पे जाएगा, तो 24 पॉइंट पूछा आएगा। तो मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन में कौन सा मेरा 24.6, ये वाला ही एक ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में मेरे को दिया हुआ है कि यदि x 8 9 4 2 y और 4 एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से डिविजिबल है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए x² प्लस y का मान क्या है, जहां x और y प्राकृत संख्याएं हैं। तो मैं संख्या लिख लेता हूँ सबसे पहले, तो x 8 9 4 2 y और 4। तो 56 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि वो 7 और 8 से भी डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करेंगे तो लास्ट की जो 3 डिजिट है ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इधर मेरा लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो इधर लास्ट में 2 आए या फिर 6 आए, क्योंकि एक तो 24 8 से डिवाइड होगा और एक 64 डिवाइड होगा। तो अगर इधर 2 है, 2 लेके आने के लिए मेरे को इधर y 6 लेना पड़ेगा, और 6 लेके आने के लिए y मेरे को 2 लेना पड़ेगा। लेकिन उसने बोला क्या है कि y का अधिकतम मान, तो y का अधिकतम मान लेना तो y मेरे को 6 लेना पड़ेगा। तो y की वैल्यू तो मेरे को पता चल गई कि 6 है। तो अभी मेरे को 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो लास्ट वाली डिजिट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और बची हुई में से माइनस करता जाऊंगा जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो ऐसा करने के बजाय मैं एक बार अपने ऑप्शन देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या दिया हुआ है कि x² प्लस 6 है, मतलब जो भी ऑप्शन आएंगे ना, अगर मैं इसमें से 6 माइनस करूँ और जो भी आएगा मेरा पूरा का पूरा कोई स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसमें से 6 माइनस करूँ तो मेरा 27 आएगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें से 6 माइनस करूँ तो मेरा कितना आएगा 38 आएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें से 6 माइनस करूँ तो मेरा 49 आएगा, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। तो अगर मैं इसमें से ये 6 माइनस करूँ तो मेरा कितना आएगा 64 आएगा, तो ये दोनों में से कोई ना कोई मेरा एक आंसर है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ x 8 9 4 2 6 और 4। तो एक बार तो मैं x की जगह क्या रखूंगा, इधर 49 आया था और इधर 64, तो मतलब 7 का स्क्वायर है और ये 8 का है। तो इधर एक बार तो मैं 7 रख लेता हूँ, एक बार 8 रख लेता हूँ और 7 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। अगर 7 पे डिवाइड हो गया तो यही आंसर होगा, अगर 7 पे डिवाइड नहीं हुआ तो 8 वाला आंसर होगा, तो उसको चेक नहीं करेंगे, फिर हम इसको टिक मार्क कर देंगे। तो चलिए मैं कोई भी एक ऑप्शन रख लेता हूँ, चलो 7 रख लेते हैं। तो अगर इधर मैं 7 रख लेता हूँ, x की जगह मैंने 7 रख लिया। अभी मैं इसको 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये मेरा कितना आएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ये 19 बचा, तो 7 दूनी 14 54, और ये हो गया 7 7 49, तो ये 52, तो ये फिर 7 7 49, तो ये 36, 7 5 35 और 7 दूनी 14, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 7 रखने से।
तो 7 कहाँ से आया था, इधर से आया था, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 3 वाला आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे को दिया हुआ कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब ये जो मेरे को दिया हुआ है इसको मेरे को सोल्व करना है। तो चलिए सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो 3 1/2 में ऐसे कैसे ही लिख लेता हूँ, प्लस इसको मैं सोल्व करता हूँ, 5 3 15 और 1 16/3, और फिर डिवाइड दिया हुआ है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको जो आगे दिया हुआ है कि 1 से 1/3 इसको मैं पलट दूंगा, तो ये आएगा 3 एकम 3 4/3, तो इसको मैं 3/4 लिख लेता हूँ, क्योंकि डिवाइड था मल्टीप्लाई किया इसलिए मैंने पलट दिया। तो इंटू 5 20 और 21/4 और माइनस 5 से 1/2, तो अभी 16 कट होगा, इससे 4 और 4 से, तो 3 से 3 कट होगा, तो अभी 5.5 में से 3.5 जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 2, तो ये कितना था 21 और माइनस 2 मेरे पास कितना है 19। तो ये ऊपर वाली जो टर्म थी ये इतनी, ये यहाँ तक ये इतनी जो टर्म थी ये वाली, इसका वैल्यू मेरे पास आई 19। तो नीचे वाली की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो क्या करूंगा, तो 2 एकम 2 और 1 3, ये मेरा आएगा 3/2 इंटू 5/3 और माइनस 6 से ही 1/2, तो 3 से 3 कट होगा, तो 5/2 क्या होता है मेरा 2 से ही 1/2। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा 2.5 में से 6.5 को, तो -4 आएगा, तो कितना आ गया मेरा 19/-4, और ये क्या था डिवाइड बाय 7, तो इंटू 1/7 लिख लूंगा इसको मैं, तो इंटू 2 तो है ही, तो 2 से ये कटेगा, तो अभी क्या बच गया मेरे पास 19 डिवाइड बाय -14। इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये माइनस में आंसर आएगा 1, और ये आएगा 5/14, तो मेरा आंसर आ गया -1 से ही 5/14। तो कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।